हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, क्योंकि जीवन में खुशहाल रहना भी बेहद इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि हर रोज़ हम ज्योग्राफी की क्लास आपके लिए लेकर आते हैं, आज फिर से लेकर आए हैं बेहद इम्पोर्टेंट, सभी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्लास है। हालिया दिनों में जो एग्जाम आ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप गैस करिए, टॉपिक ये देखकर ही आप बता दोगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंदरगाह। पोर्ट क्या होते हैं और आखिरकार पोर्ट मिलेंगे कहाँ, कितने प्रकार के पोर्ट होते हैं, पोर्ट का लाभ क्या होता है, कैसे विकसित किए जाते हैं पोर्ट, प्राकृतिक बंदरगाह क्या होते हैं, कृत्रिम बंदरगाह क्या होते हैं, बंदरगाहों के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, ये हम सब आपके लिए क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने बोर्ड पर भारत की जो सीमा है वो गुजरात राज्य से तटीय सीमा लगती है और कहाँ तक, पश्चिमी बंगाल तक भारत की तटीय सीमा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है भारत की तटीय सीमा, ये भारत की तटीय सीमा है जो लगभग गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये लगभग 9 राज्य पड़ते हैं। कितने राज्य पड़ते हैं? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दमनदीप, ठीक है ना। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें जो है साथियों भारत की तटीय सीमा, हालांकि वो मुख्य भाग नहीं है लेकिन फिर भी भारत की तटीय सीमा यहाँ शेयर करती है। कुल कितनी? 7516 किलोमीटर भारत की कुल तटीय सीमा है, जिसमें लगभग 6000 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि से क्या है, भारत की तटीय सीमा। अब बात आती है बंदरगाहों की, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ मैंने कुछ आपको वो किया, अंडमान निकोबार, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितने द्वीपों में बटा हुआ है, तो देखो ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है, ये छोटा अंडमान है और ये कार निकोबार है और ये बड़ा निकोबार है। इसके नीचे ही यहाँ है इंदिरा पॉइंट है, जो पहले भारत का 10th पॉइंट हुआ करता था, ठीक है। अब इसमें आगे जो मैं बात करता हूँ तो बात आती है आखिरकार ये बंदरगाह होते क्या हैं, भारत के प्रमुख जो बंदरगाह हैं ये बंदरगाह क्या हैं, ठीक है ना। तो बंदरगाहों की अगर मैं बात करूं तो कह रहा भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता था, मतलब हमारे जो विदेशी पड़ोसी राज्य थे इनके साथ भारत का क्या किया जाता था, व्यापार चलता था, ठीक है ना। तो उस व्यापार को आसान बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए, क्योंकि विदेशों के साथ जो व्यापार होता है वो छोटा मोटा माल तो नहीं जाएगा ना, तो आसान, सुलभ और सस्ता आप जो व्यापारिक वाणिज्य कर सकते हो वो उसके जलयान के ही माध्यम से कर सकते हो। जलयान के लिए आवश्यक होता है बंदरगाह। बंदरगाह अगर आपको किसी भी देश के साथ निर्यात और आयात को सुलभ बनाना है तो बंदरगाहों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। कह रहा जल और स्थल मार्ग के माध्यम से पहले व्यापार किया जाता था, जल मार्ग से नावों के माध्यम से किया जाता था और आधुनिक समय में यह व्यापार जो है वो जलयानों से हो गया। कह रहा जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। कह रहा नदी और समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा यहाँ प्रोवाइड करा दी जाती हैं, जिससे कि जो जलयान है, आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े ये जहाज हैं, जलयान हैं, इनके माध्यम से क्या किया जाता है, व्यापार वाणिज्य किया जाता है, आयात और निर्यात को सुलभ बनाया जाता है। वहीं मैं बात करूं तो भाई ये बंदरगाह के लिए कंडीशन क्या है, तो जैसा कि आप देख भी रहे होंगे बंदरगाह, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कंडीशन जो है साथियों तटीय क्षेत्र की है। बंदरगाहों के लिए सबसे मुख्य बात है कि वो जो तट है वो ऊबड़ खाबड़ होना चाहिए। दूसरा, बंदरगाहों के जहां बंदरगाह बनेगा वहां पानी स्थिर होना चाहिए, तरंगे वहां नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर तरंगे आती हैं तो ये जो क्षेत्र बना होता है ये क्या करता है, उनकी गति को धीमा कर देता है और बंदरगाहों के लिए सुरक्षा प्रोवाइड कराया जाता है। फिर पानी उथला हुआ होना चाहिए, ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए जहां बंदरगाह विकसित किए जाते हैं, ठीक है ना। कुछ तो नेचुरल जो तट उबड़ खाबड़ होते हैं वहां बंदरगाह विकसित हो जाते हैं। कुछ साथियों जहां तट उबड़ खाबड़ नहीं होते, प्लेन तट होते हैं, वहां पर कृत्रिम बंदरगाह कंक्रीट दीवार बनाकर, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये कंक्रीट दीवार बनाई गई है और यहाँ पर बंदरगाह को क्या किया गया है, ये विकसित किया गया है और यहाँ का पानी स्थिर किया गया है। क्योंकि अगर ये कंक्रीट की दीवार नहीं बनाई जाएगी तो तरंगों का सीधा पानी यहाँ आएगा और पानी, चलाबयान पानी बंदरगाहों के लिए सुलभ नहीं होता है। ये चीज नोट कर लो, बंदरगाहों के लिए स्थिर पानी होना चाहिए, कम गहराई वाला पानी होना चाहिए, उबड़ खाबड़ तट होने चाहिए, जिससे कि जो धाराएं हैं वो धाराएं क्या ना कर पाए,
प्रभावित ना कर पाए बंदरगाहों को। इसी के साथ साथियों पहली बात हम करते हैं कि भाई भारत की तटरेखा हमने बताई थी ये 7516 किलोमीटर समथिंग होती है। वर्तमान में भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 साथियों छोटे बंदरगाह हैं। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे कि बड़े बंदरगाह कहाँ पे हैं तो तमिलनाडु राज्य में है, कितने? 3। सबसे ज्यादा अगर आपसे बड़े बंदरगाह पूछा जाता है तो आप बताओगे तमिलनाडु राज्य में कितने हैं? 3 बंदरगाह हैं। वहीं छोटे सबसे ज्यादा बंदरगाह पूछे तो महाराष्ट्र में बताओगे 48। कितने बंदरगाह हैं महाराष्ट्र में? छोटे बंदरगाह जो हैं वो अकेले 48 बंदरगाह हैं, ध्यान रखना महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कह रहा 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जहाज रानी परिवहन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कब हुई थी? 1840 में हुई थी। कब हुई थी? 1840 में हुई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साथियों तो ये मैंने आपको बताया ये कि भारत में भाई 13 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 छोटे बंदरगाह। कह रहा 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक तमिलनाडु में और बड़े बंदरगाहों में लगभग 48 या 50, 52, 53 के करीब कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करेंगे बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताओगे 2 प्रकार के। एक तो नेचुरल पोर्ट होते हैं जो तट के उबड़ खाबड़ होने की वजह से बनते हैं, और एक साथियों कृत्रिम तट होते हैं। क्या होते हैं? कृत्रिम तट होते हैं जिन्हें हम खुद कंक्रीट वगैरह बना करके क्या करते हैं? सुलभ करते हैं। क्या करते हैं? सुलभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये भारत के कुछ बड़े बंदरगाह हैं। पूरा मैप में आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से क्या किया गया है? क्लियर किया गया है। अगर मैं बात करूं पश्चिमी तट की तो देखो पश्चिमी तट में गुजरात का तट सबसे बड़ा तट है, जिसे काठियावाड़ तट कहते हैं। कच्छ के रण से स्टार्ट होता है और ये सूरत तक होता है। ये भारत का सबसे बड़ा तट पड़ता है, ध्यान रखें। यहाँ जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है। यहाँ पहले काम जो चलता था वो कराची से चलता था। कराची पाकिस्तान में चला गया तो फिर कांडला बंदरगाह को दोबारा से क्या करना पड़ा? विकसित करना पड़ा। कांडला बंदरगाह को प्राचीन उसमें भी मतलब देखा जाता है अरबों के साथ व्यापार के लिए। लेकिन आप याद ध्यान रखना कांडला का नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया है और दीनदयाल बंदरगाह रख दिया है। वहीं महाराष्ट्र के 2 बड़े बंदरगाह हैं। एक तो सब जानते हैं मुंबई बंदरगाह, और एक ये पूछा जाता है न्यावा सुवा। न्यावा सुवा ये महाराष्ट्र का बड़ा बंदरगाह है। वहीं महाराष्ट्र से नीचे जब कर्नाटक में आते हैं तो मर्मुगोवा। मर्मुगोवा ये कर्नाटक का बंदरगाह है, सॉरी गोवा का बंदरगाह है, कर्नाटक का नहीं है। ये कहाँ का है? गोवा का है। वहीं अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो न्यू मैंगलोर ये कहाँ का बंदरगाह साथियों? तो ये कर्नाटक का बंदरगाह है। कोचीन की अगर मैं बात करूं तो ये तमिलनाडु का बड़ा बंदरगाह, सॉरी केरल का बड़ा बंदरगाह है। और वहीं हम साथियों वो चिंदबरम या तूतीकोरिन की बात करूं तो ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और एन्नौर बंदरगाह भी कहाँ का पड़ता है? तमिलनाडु का पड़ता है। ध्यान रखना आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का बड़े बंदरगाहों में से आता है। वहीं उड़ीसा का पैरादीप, ये ध्यान रखना पैरादीप बंदरगाह भी बड़े बंदरगाहों में से आता है। हल्दिया ये पश्चिमी बंगाल का बंदरगाह है। यहाँ कोलकाता बंदरगाह भी आप ध्यान रखना। तो ये 13 बड़े बंदरगाह हैं। वहीं अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ध्यान रखना। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर, ये भी बड़े बंदरगाहों में आता है। बंदरगाह क्यों इंपोर्टेंट होते हैं? हमने बताया आपको कि ये आयात और निर्यात की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट होते हैं। जिस देश के बंदरगाह विकसित होते हैं ध्यान रखना वहाँ जलयान के माध्यम से आयात और निर्यात जो है बेहद आसानी से किया जाता है। तो ये इंपोर्टेंट है, आप इनको याद करना। इसके साथ ही बारीकी से इनको डिस्कशन करते हैं। कांडला बंदरगाह की बात करूं तो आप देख रहे होंगे ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। कह रहा इसका नाम दीनदयाल रख दिया और भारत विभाजन के बाद ये विकसित किया गया था। कह रहा स्वतंत्रता से पहले यहाँ कराची से काम चलाया जाता था, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे कांडला गुजरात का बंदरगाह। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साथियों मुंबई, हमने बताया था भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये मुंबई ये भारत का सबसे बड़े बंदरगाहों में आता है। सर्वाधिक व्यापार भी यहीं से होता है, ध्यान रखना। और भारत का इसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो साथियों ये भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद न्यावा सोवा बंदरगाह की बात करूं, ये भी महाराष्ट्र का ही है और ये कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह कैसे बनते हैं मैंने खुद बता दिया आपको। प्लेन जो तट होते हैं वहां पे कंक्रीट बिछा करके तटों को पवनों को आने से रोका जाता है। कह रहा है इसका अन्य नाम भी है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी इसका नाम है। कह रहा है यह मुंबई के निकट ही स्थित है और इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव कम करने के लिए, इससे काम कम हो जाए इसके लिए न्यावा
सेवा बंदरगाह को क्या किया गया था, विकसित किया गया था। इसके साथ ही साथियों मारवा गोवा बंदरगाह, कह रहा है ये गोवा में स्थित है और यह बंदरगाह ज्वारी नदी के मुहाने पर है। ध्यान रखना कहाँ है, तो ये मारवा गोवा ये ज्वारी नदी के मुहाने पर है। ध्यान रखना ईरान को जितना भी लोहा जाता है वो यहीं से जाता है, इसी बंदरगाह से जाता है। न्यू बंगलौर की मैंने बताई दिया, कर्नाटक में है, कोची केरल में है, या याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह है। कौन सा है, विशाखापत्तनम। ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं, आप याद रखना कहाँ के हैं, ये आप देख रहे होंगे आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम। कह रहा है आपसे पूछा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए विशाखापत्तनम बंदरगाह। कह रहा है इसी के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ियां होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित है। पूछ लेगा कौन पहाड़ियां यहाँ इसको सुरक्षित करती हैं, तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी इसको सुरक्षित करती हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करूं तो 3 बंदरगाह हैं तमिलनाडु में, तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई। तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई, यहाँ से पूछ लिया जाता है। एन्नोर जो बंदरगाह है वो कृत्रिम बंदरगाह है और यह चेन्नई बंदरगाह की सहायता के लिए बनाया गया, उसके बाहर को कम करने के लिए बनाया गया। वहीं चेन्नई बंदरगाह ये भी कृत्रिम बंदरगाह है, तो ध्यान रखना इस तट पर ज्यादातर कृत्रिम बंदरगाह बनाए गए हैं। तो चेन्नई, तूतीकोरिन, ठीक है, एन्नोर और चेन्नई दोनों ही कैसे बंदरगाह हैं, कृत्रिम बंदरगाह हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करें तो साथियों इसे चिदम्बनार बंदरगाह भी कहते हैं और ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है, मन्नार की खाड़ी में। यहीं आप देख रहे होंगे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, कह रहा अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है। ये कहाँ, अंडमान और निकोबार, ये आप देख रहे होंगे किस पर स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसी के साथ ही अगर मैं बात करूं साथियों कुछ और भारत के प्रमुख बंदरगाह, तो कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये कोलकाता बंदरगाह जो तो हुगली नदी के तट पर है। कहाँ है, यहाँ से हुगली नदी के तट पर यह विकसित किया गया है। हल्दिया बंदरगाह की बात करूं तो ये कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है और उसके बाहर को क्या करता है, कम करता है। वहीं पारादीप की बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है, आप देख रहे होंगे कहाँ है, उड़ीसा में। और यहाँ लोहा अयस्क जापान को जाता है, यहीं से जापान के लिए क्या जाता है, लोहा जाता है, याद रखना ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर नेक्स्ट में बात करूं तो कुछ छोटे बंदरगाह हैं, आप देख रहे होंगे कुछ छोटे बंदरगाह हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखो गुजरात में मांडवी बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, द्वारका बंदरगाह, ये गुजरात के, और भावनगर, ये चारों बंदरगाह साथियों कहाँ के हैं, तो ये गुजरात के छोटे बंदरगाहों में आते हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करूं तो रत्नागिरी बंदरगाह कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। कारवाड़ बंदरगाह कहाँ का है, कर्नाटक का है। और कन्नानूर, कोझिकोड और क्विलोन और अलेप्पी, ये तीनों बंदरगाह, चारों बंदरगाह साथियों कहाँ के हैं, तो ये केरल के छोटे बंदरगाहों में आते हैं। किसमें आते हैं, छोटे बंदरगाहों में। पश्चिम बंगाल का हल्दिया ये छोटे बंदरगाहों में आता है। उड़ीसा का गोपालपुर छोटे बंदरगाहों में आता है। मछलीपट्टनम ये छोटे में आता है। कराईकलाम ये छोटे में। नागपट्टनम, टोडी ये तमिलनाडु के हैं, ये भी किसमें आते हैं, छोटे बंदरगाहों में आते हैं। वैसे तो छोटे 200 के करीब बंदरगाह हैं, लेकिन ये पूछे जाते हैं कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं साथियों। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो बेहद इंपोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछे तो आप कहोगे भाई मुंबई बंदरगाह जो है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे ज्यादा व्यापार भारत में किस बंदरगाह से होता है, तो मुंबई बंदरगाह से होता है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह पूछे तो न्यावा सेवा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो उसी को न्यावा से, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। पूछे सबसे ज्यादा सामानों की आपूर्ति करने वाला, आयात करने वाला बंदरगाह कौन सा, तो कांडला, गुजरात का कांडला बंदरगाह है। वहीं आपसे पूछे पारादीप से जापान को झारखंड और उड़ीसा का लोहा निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सा है, तो पारादीप है। सबसे गहरा पूछे तो आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह है। और देश का पहला कंप्यूटर राज बंदरगाह, ये इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो ये तमिलनाडु का एन्नोर बंदरगाह है। कौन सा है, एन्नोर, कृत्रिम बंदरगाह है ये, 100% क्या है, कंप्यूटरीकृत है। क्या देश का सबसे पुराना बंदरगाह, तो ये पूछ लिया जाता है, चेन्नई देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। वहीं सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है, तो कोची, केरल में पड़ता है। कोची सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। ये कुछ फैक्ट हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, इनका बेहद इंपोर्टेंट है। वहीं आपके लिए अगर आपने कुछ सीखा है तो ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, देख रहे होंगे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है निम्न में से,
ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, आप बताओगे। एसएससी 2014 में पूछा गया, यूपीपीसीएस 2007, एसएससी 2011 में ये पूछे गए हैं। वहीं साथियों आपसे पूछ लेगा किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, तो ये भी कौन बताएगा, ये भी आप बताओगे। हम नहीं बताएंगे इसे, क्योंकि हमने ये पढ़ा दिया आपके लिए। वहीं मारमाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है, बिहार पीसीएस 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है, आप बताओगे उड़ीसा तट पर कौन सा है। बेहद इंपोर्टेंट है, अगर क्लास आपने करी है तो एक एक क्लास क्वेश्चन को अटेंड कर सकते। सब आए हुए क्वेश्चन है पीसीएस में, यूपीपीसीएस ने 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब टॉपिक इंपोर्टेंट है। और साथ ही ये ध्यान रखा करिए, आप क्लास को शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करवाते, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, मज़ा आ जाता है क्लास में और हमें भी क्लास बनाने की एक बोलते हैं ना इनकरेज मिलता है। भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध बंदरगाह कौन सा है, आप बताओगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बताऊं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, वर्तमान में मुंबई के दबाव को कम करने वाला बंदरगाह। देखो यूपीपीसीएस ने 2 क्वेश्चन 13 में पूछे हैं। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तनम, कई बार 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं, एसएससी ने 2011 में पूछा है। निम्न में से कौन बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है, देखो कितना सरल क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताओगे। अगर आंसर सही होते हैं तो फिर से आपको निरंतर क्लास मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज, अलविदा साथियों, फिर मिलते हैं अच्छी क्लास के साथ।